साथियों, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान इसलिए क्योंकि किसानों पर ही ये निर्भर है। हमारा देश कोरोना काल में भी जब माइनस जीडीपी यानी 23.9 पर पहुंच रहा था तो कृषि सेक्टर ही ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जिसने इसको साधने की कोशिश की, वरना ये कहीं ना कहीं 28.9 या 29 जो नेगेटिव में वैल्यू होती उसके आसपास ये पहुंचता। तो ऐसे सेक्टर जो कि पूरी तरह से किसानों पर निर्भर है, तो इस समय पूरे देश में किसानों पर सियासत बहुत ही गर्म है, बहुत ही ज़ोर शोर से हो रही है। लेकिन जो किसानों के मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश लगातार, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्षी दल हो, सभी की चल रही है। ऐसे में किसान सड़कों पर उतर आया है, क्योंकि उतरे भी क्यों ना, आखिरकार उसके जीवन मरण का जो प्रश्न जो यहाँ पर ठहरता है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से उसकी पीड़ा को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। धराकर चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, धराकर चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है, उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है। सदा जिसने मिटाई भूख, सदा जिसने मिटाई भूख, जन जन की जहाँ भर की, सदा जिसने मिटाई भूख, जन जन की जहाँ भर की, वही हलदर अभाव में गले फांसी लगाता है, वही हलदर अभाव में गले फांसी लगाता है। जी हाँ, इस समय कृषि विधेयक 2020 को लेकर चर्चाएं बहुत ज़ोरों पर हैं, लेकिन देखिए कि कुछ ही चैनल्स ऐसे हैं जो कि इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस पर चर्चा करा रहे हैं। बाकी मीडिया बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी हुई है। उन्हें सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती के प्रकरण से ही फुर्सत नहीं है ताकि जो किसान हमारे देश की रीढ़ हैं उस पर भी, उन बिलों पर भी चर्चा कर सकें। देखिए, ये जो बिल आए हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से बिल हैं, उन पर चर्चा मैं शुरू करने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं स्नेह कुशवाहा अपने चैनल स्नेही जी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ये मुद्दा चूँकि आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको समझना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। क्योंकि कृषि विधेयक 2020 जो कि अब कानून का रूप भी ले चुका है, कानून का जो रूप भी ले चुका है, लेकिन कुछ राज्य इसे लागू करने से मना कर रहे हैं, इस पर गतिरोध लगातार चल रहा है। तो इसको समझना एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी के जीवन को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित करेगा। तो जो सबसे, चूँकि हमारे देश में लगभग 60 से 70% लोग कैसे हैं, भारतीय जो किसान हैं, जो किसानी करते हैं, कहीं ना कहीं कृषि कार्य में संलग्न हैं। अब इन किसानों में भी जो सीमांत किसान हैं लगभग 67% के आसपास है, यानी कि उनके पास जो भूमि जोत है 1 हेक्टेयर से कम है। आप समझ सकते हैं कि 1 हेक्टेयर से कम वाले किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो जब किसान प्रभावित होगा तो सारे देश की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। अब नज़र डालते हैं जो सरकार ने जो पहला इसमें जो विधेयक लेकर आई थी अध्यादेश के माध्यम से जून में, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे उठता है, ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की, या ऐसी क्या जल्दी थी सरकार को कि कोरोना काल में ये जून में अध्यादेश के माध्यम से इस बिल को उसने लागू किया। अब उसने वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा में उसे पारित करा दिया है, राष्ट्रपति के उस पर भी हस्ताक्षर हो गए और कानून का रूप ये ले चुका है। कई सारे प्रश्न ये छोड़ जाती हैं, ये घटनाक्रम जो घटित हो रहा है। इसमें जो पहला बिल सरकार लेकर आई थी उसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, जो कि एक एक्ट के रूप में बदल चुका है, क्योंकि ये दोनों पटलों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के साइन भी इस पे अब हो चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि एसेंशियल गुड्स हैं कौन सी या एसेंशियल कमोडिटीज हैं कौन सी। तो बता दें आपको, आवश्यक खाद्य वस्तुएं यानी कि जिनका हम दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में हम सब प्रयोग करते हैं, वो एसेंशियल गुड्स कहलाती हैं या एसेंशियल कमोडिटीज़ कहलाती हैं। जैसे आपके जितने भी अनाज हों, चाहे गेहूं हो, चावल हो, जौ हो, मक्का हो,
अनाजों में। ये तिलहन जो तेल उत्पादन करने वाले हैं, चाहे सरसों हो, काली सरसों हो, पीली सरसों हो, जिसे लाई बोलते हैं, लहटा बोलते हैं, ये इसके अलावा और जो तेल उत्पादित करने वाले आपकी जो फसलें हैं, दलहन, सारी दालें आपकी ये इसमें आती हैं, सब्जियां, वेजिटेबल्स हैं, चीनी है, अन्य खाद्य पदार्थ जिनका दैनिक जीवन में यूज किया आता है, प्याज से लेकर आलू तक सभी इसी में आते हैं। अब इसके अलावा इसमें फर्टिलाइजर्स जो हैं, जूट, वस्त्र, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इसी में आते हैं। आपका 2020 में हैंड सैनिटाइजर को भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में शामिल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बात कृषि विधेयक की करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चर्चा कृषि की ही होगी। अब देखिए, सरकार, चूँकि आज़ादी के समय क्या हुआ था कि हमारे देश में बहुत ही संकट था खाद्यान्न का। ऐसे में क्या हुआ कि जो साहूकार, महाजन, जो ज़मींदार लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, बड़ी मात्रा में अनाज को संग्रह करना शुरू कर दिया, अर्थात ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि खाद्यान्न काफ़ी महंगा हो गया, आम लोगों की उपलब्धता उसकी बहुत कम होती चली गई। तो इसी को रोकने के लिए 1955 में सरकार ने जो है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम लेकर आई, ताकि इस काला बाजारी को रोका जा सके और लोग जमाखोरी ना कर पाएँ, और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको भी चीज़ें रोज़मर्रा की आसानी से मुहैया हो जाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस सरकार को ऐसी क्या सूझा या ऐसा क्या समझ में आया कि ये जो बिल लेकर आई है। अब अभी तक क्या था कि कोई भी बड़ा व्यापारी या बड़ी कंपनी जमाखोरी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उनको इसकी छूट है, लेकिन एक कंडीशन रहेगी, युद्ध और आपदा की स्थिति को छोड़कर। जैसे कोरोना एक आपदा है, इस समय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये आपदा खत्म होती है उसके बाद वो संग्रह कर सकता है, कोई उसके लिए लिमिट नहीं है यहाँ पर। अब समझने की बात ये है कि एक जो आम वर्ग है उसके पास तो स्टोरेज की क्षमता होती नहीं है, एक छोटा व्यापारी है वो भी उसको स्टोर नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा। आप ही अक्सर सामान खरीदने आते हैं किराने के स्टोर पे, आप भी दाल खरीदते होंगे सामान्यतः 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो इस रेंज में खरीदते हैं ना, तो हम लोग घर में स्टोर करते हैं किसी चीज़ को। रिटेलर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रखते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं इस बिल का जो फ़ायदा है, इस एक्ट का फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा उन्हें पहुँचेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो कारपोरेट्स घराने के लोग हैं, वो भी इन वस्तुओं का संग्रह शुरू कर। जैसे सपोज कर लीजिए, अभी प्याज जो है रिटेल में आपको 40 रुपये में मिल रहा है, कहीं कि 50 रुपये में भी बिक रहा है। अब इसकी अगर लोग जमाखोरी कर लेंगे तो ये इसके रेट बढ़ते चले जाएंगे, आम लोगों तक इसकी उपलब्धता कम हो जाएगी, आम लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी। तो एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है कि आखिरकार सरकार ये बिल लाकर क्या जताना चाहती है, या किस तरह से जो गरीब लोग हैं या आम लोग हैं या किसानों का भला करना चाहती है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप भी अपने स्तर से विचार कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस बिल से हम सभी का जीवन बिल्कुल प्रभावित होगा, क्योंकि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो एक संपन्न वर्ग है उसको निश्चित ही मिलेगा। तो क्या पड़ी थी, क्या समझ में आया सरकार को, ये तो सरकार ही जाने। लगातार हमारे प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किसानों के लिए हितकर है। अब ये भाई आप ही बताइए कि जमाखोरी क्या ये किसानों के लिए या आम लोगों के लिए हितकर है? एक आम आदमी क्या, एक किसान जो बेचारा, जिसे दिन भर के लिए खाने की जुगाड़ करने के लिए जो है मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है, तो वो स्टोर कहाँ से कर पाएगा? उसके पास तो स्टोरेज क्षमता ही नहीं है। वो स्टोर करेगा कि दूसरी फसल करने का अपना प्लान बनाएगा? छोटे व्यापारी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका सीधा फ़ायदा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योगपति हैं, उनको पहुँचेगा कहीं ना कहीं। दूसरा उदाहरण सरसों के तेल का है, जो कि इस समय 130 से 140 रुपये तक, 150 रुपये तक आपको मार्केट में मिल रहा है। अब सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये कानून लागू हो चुका है, अब लोग सरसों को स्टोर करना शुरू कर दें बड़ी मात्रा में, तो मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, उसके प्राइस बढ़ेंगे। जब उसके प्राइस सरसों के बढ़ेंगे, उसने स्टॉकिस्ट ने उसको स्टॉक करके रखा हुआ है, वो मार्केट में नहीं निकाल रहा है, मार्केट में तेल मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो लोगों को मिलावटी तेल मिल रहा है, नहीं शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, कई सारे ऐसे कारण बनेंगे।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि रेट सरसों के बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई मिल नहीं रही है मार्केट को, तो लिहाजा तेल के भी मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे जो आम भारतीय है उसका ही तो जीवन प्रभावित होगा। एक अमीर आदमी तो खरीद के चाहे 200 रुपये में मिलेगा वो भी खा लेगा, लेकिन सीधा असर कहीं ना कहीं एक आम भारतीय है उस पर ही पड़ रहा है। इसलिए ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, आप अपने स्तर से निर्णय लीजिए। क्या ये इसेंशियल कमोडिटीज़ जो एक्ट्स 2020 सरकार लागू कर रही है, क्या ये सही है, आपके हित में है? इसका फैसला आपको करना है। अब देखिए, जो दूसरा बिल जो मोदी सरकार लेकर आई है उसकी उपादेयता कितनी है ये भी आपको तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा किसानों को हो सकता है, लेकिन इसमें भी इससे रिवाइज करने की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है। तो दूसरा बिल कौन सा है उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, कृषक सशक्तिकरण एवं कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 या 2020। आप देख सकते हैं यहाँ पे कृषक सशक्तिकरण, किसानों को सशक्त करने की बात यहाँ पे की जा रही है। कीमत आश्वासन यानी जिसको जो है यहाँ पे एक अच्छा मूल्य मिल सके फसल का। देखिए, हमारे देश में एक ये बहुत बड़ी समस्या रही है कि जब भी किसान भाई किसी भी फसल को बोने के लिए जाते हैं तो उस समय जो उन्हें बीज लेना पड़ता है वो उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत महंगा बीज खरीदते हैं वो लोग। लेकिन जब फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है और फसल कट जाती है, उसके बाद चूँकि उत्पादन उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं जिस रेट में बीज खरीदा हुआ था तो उसकी कीमत उस समय किसान को काफ़ी कम कीमत पर बेचना पड़ता है। तो एक एक्सपेक्टेड जो मूल्य होता है वो किसान भाई को नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं सब कारणों से एक गवर्नमेंट यहाँ पे प्रावधान लाई है कि भाई जो सेकेंड बिल है उसमें सशक्तिकरण की जो बात की गई है, इसका सीधा सीधा यही है कि यहाँ पे किसान और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसके बीच में क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, क्यों ना एक अनुबंध हो जाए कुछ शर्तों के साथ, और उसका फ़ायदा किसान और कंपनीज दोनों को मिले। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो दूसरा जो यहाँ पर बिल है इसका सीधा संबंध कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, अनुबंधित कृषि से है। अब ये अनुबंध कब होगा? जब भी हमारे किसान भाई फसल की बुआई करने जा रहे होंगे, तो उससे पहले ही चाहे वो बिस्किट बनाने वाली कंपनियां हों, चाहे वो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हों, चाहे पापड़ बनाने वाली कंपनियां हों, चाहे जो आटा देखा होगा कि चाहे आशीर्वाद की जो सप्लाई कर रही बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, चाहे गोपाल भोग का आटा जो सप्लाई मार्केट में आ रहा है, जो सरसों का तेल जो बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर आ रही हैं मार्केट में, तो ये सब क्या करेंगी? किसानों से कांटेक्ट करेंगे। उनके जो इंजीनियर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, किसानों से डायरेक्ट संपर्क में आएंगे कि भाई ठीक है, आप जो भी फसल आप बोने जा रहे हैं, जब इसका उत्पादन कंप्लीट हो जाएगा, फसल कट जाएगी, उस समय मैं आपकी फसल को खरीद लूँगा, ले लूँगा, उसकी जो भी सीड्स है उसको मैं खरीदूँगा। तो एक कीमत तय हो जाएगी किसान और बड़े व्यापारियों के बीच में, किसान और बड़ी कंपनियों के बीच में। लेकिन यहाँ पर बस ये सही है, किसान भी थोड़ा आश्वस्त यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे देखा होगा कि जब किसान गेहूँ बोने जाता है तो ख़रीद रहा है, मालूम पड़ा 25 रुपये में उसको बीज मिला हुआ है, लेकिन 26 रुपये में बीज मिला हुआ है, लेकिन जब वही फसल तैयार होती है तो उसको मार्केट में बेचना पड़ रहा है, 16 रुपये में बेचना पड़ रहा है, 17 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस कैसा एश्योर्ड हो जाएगा कंपनीज के बीच में और किसान के बीच में कि भैया हम फसल आपको जो हमारी तैयार होगी इतने पे आपको देंगे। तो कंपनी भी कहेगी ठीक है भाई, आप अगर 25 में देंगे तो मैं 25 में ख़रीद लूँगा, ठीक है, एक टाई अप उनके दोनों के बीच में हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि जो अगर मान लीजिए एक किसान टाई अप तोड़ता है तो
उसके ऊपर क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं वो दबाव बनाकर उससे फसल को ले लेंगे, क्योंकि वो अनुबंध हुआ था उसको वो अप्लाई करवा लेंगे। लेकिन अगर यही वादा खिलाफ़ी कहीं बड़ी कंपनीज के द्वारा, बड़े व्यापारियों के द्वारा की जाती है, तो उसमें साफ प्रावधान किया गया है कि ऐसी स्थिति में किसान न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकता है। क्यों, आखिर क्यों वो न्यायपालिका में नहीं जा सकता, इसको क्यों रोका जा रहा है? यहाँ पे ये कहा गया है कि वो जो मंडी के अधिकारी हैं उनके पास जा सकता है, जो एसडीएम है उनके पास जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी, जो बहुत बड़े व्यापारी, इसके सामने एसडीएम कहाँ पर ठहरते हैं, क्योंकि करप्शन का दौर है। कहीं ना कहीं वो निश्चित है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको सेट कर लेंगे पैसे के द्वारा, और उसका लाभ जो किसान को नहीं मिल पाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं इसको रिवाइज करना चाहिए ये, और ऐसा करना चाहिए प्रावधान यहाँ पे, ताकि जो डील हो किसानों और विभिन्न कंपनियों के बीच में, तो वो एक उसमें कोई वायदा खिलाफी जैसी चीज़ ना हो पाए, ना तो कंपनी कर पाए और ना हमारा यहाँ पे कोई जो भाई हैं वो ना ऐसा वो समानता ऐसा नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि एक भारतीय किसान बहुत ही, मुझे लगता है, ऑनेस्ट तरीके से काम करता है, जो कह देता है वो उसको फॉलोअप भी करता है, करता भी है। लेकिन डर यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से बना हुआ है, क्योंकि वो हर हाल में अपना फ़ायदा ही सोचती हैं, फ़ायदा ही देखना चाहती हैं। तो इस सरकार को चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज करके, थोड़ा संशोधन करके ऐसे लोगों को बीच में लाए, चाहे वो गांव का प्रधान हो, ग्राम प्रधान हो, चाहे वो गांव का कोई मुखिया हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जो उस करार के बीच में शामिल हो वहाँ पर, और दोनों के बीच में अच्छी तरह से अनुबंध हो, और कंपनीज को शर्तों के साथ कुछ अगर तोड़ती है तो पनिशमेंट का भी प्रावधान होना चाहिए। बाकी आप इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किस तरह से लेते हैं, मैं आपके व्यूज भी जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको बताएं, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी से नहीं, 2012 से ही, मनमोहन सिंह के समय से ही प्रचलित हो गई थी, लेकिन अब इसको बृहद स्तर से एक कानूनी जामा पहना दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। सबसे बड़ा फ़ायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किसान भाइयों को ये भी है कि उसको मार्केटिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कभी कभी होता है कि वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सस्ते दरों पे चीज़ बेचनी पड़ती है किसान भाई को, स्टोर करने की क्षमता उसके पास नहीं होती है। लेकिन सारी चीज़ें अगर पहले से तय हैं तो एक उसके अंदर निश्चिंता रहेगी अपनी फसल के उत्पादन को लेकर, और मार्केटिंग की उसको कोई चिंता नहीं रहेगी, और करार करने के लिए किसी से भी वो स्वतंत्र है, डील अपनी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ संशोधन करना इसमें निहायत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मोदी सरकार द्वारा ये जो तीसरा विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जो कि कानून का रूप ले चुका है, इसी कानून को लेकर सबसे ज़्यादा किसानों के मन में संशयता है, सबसे ज़्यादा किसान सशंकित है कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होगा, क्या उनका भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। इसी को लेकर, इसी कानून को लेकर सारे देश में किसानों का पुरजोर विरोध चल रहा है। विपक्षी दल भी उनके साथ लगे हुए हैं। वहीं सत्ता पक्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये उनके हित में ही कानून है। तो ये समझना है आपको कि वास्तव में ये कानून है क्या, इसमें प्रावधान है क्या, क्या ये वास्तव में किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए हितकर है कि नहीं। तो डालते हैं नज़र तीसरे कानून पर, जो तीसरा कृषि संबंधी विधेयक है, उसका नाम है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। आप देखिए यहाँ पर जो बात की गई इस बिल में, जो किसानों के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है फसलों को, तो वो उसको जो व्यापार कर रहा है उस फसल का, वो सहज हो सके, उसका सरलीकरण की बात की गई है। यहाँ पर कंसेप्ट दिया है कि वन नेशन वन मार्केट, यानी कि एक देश
एक बाज़ार की यहाँ पर बात की गई है। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये कही जा रही है कि किसान अब पूरे देश में कहीं पर भी अपना सामान बेच सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपना सामान फसल को बेच सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जिस देश में 67% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से कम जोत है, तो बताइए जब ये स्थिति है हमारे देश की, तो क्या वो किसान सक्षम है एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी फसल को बेचने में? शायद ये व्यवहारिक रूप से मुमकिन नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? इसके मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए इसमें ये कंसेप्ट लाए क्यों है यहाँ पर। देखिए आज़ादी के समय क्या था कि हमारा किसान जो है साहूकारों, जो मनी लेंडर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, उनके मकड़ जाल में उलझा हुआ था, उनका ऋणी हो गया था, तो शोषण हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया गया कि लोकल स्तर पर मार्केट एरियाज बनाए गए ताकि किसान सुगमता से वहां जाकर अपनी फसल को बेच सके। उनको APMC नाम दिया गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केटिंग कमेटी का गठन किया गया। उसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर मंडियां बनाई गई, चाहे वो उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, कहीं कहीं पे इनको बाजार समिति भी कहा जाता है। तो इन मंडियों की बहुत ही महत्ता है, क्योंकि सपोज कर लीजिए किसान ने टमाटर का प्रोडक्शन किया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब वो टमाटर गाड़ी में भरकर कहीं दुकान पर लगा के कर तो बेचेगा कि नहीं? क्योंकि बेचेगा तो मालूम पड़ा कि 10 कुंटल टमाटर है, कई दिनों में बेच पाएगा वो। लेकिन एक मंडी ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर वो आढ़तियों के माध्यम से उसको आसानी से कुछ ही घंटों में बेचकर वापस आ सकता है। तो उसमें किसान को भी फ़ायदा यहाँ पर और व्यापारी को भी फ़ायदा है, क्योंकि वो कम दरों पे खरीद कर उसको अपना बाहर स्टोर करके फिर उसको बेचता है। तो एक सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें अभी तक जो स्थिति थी क्या था कि 6% ही केवल था जिसकी सरकारी खरीद हो पा रही थी, जो मंडी या FCI तक पहुँच पा रहा था। 94% तो आउटसाइड ही बिक रहा था। अब गवर्नमेंट जो यहाँ पे क्या करने जा रही है वो ये कह रही है, यहाँ पर विवाद इस चीज़ का है कि अगर मंडी के अंदर कोई भी किसान भाई बेचते हैं, चाहे अनाज बेचते हैं, किसी और प्रोडक्ट को वहाँ मंडी के अंदर अगर बेच रहे हैं आप, तो उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि वो चीज़ वहाँ महंगी बिकेगी। अगर बाहर बेच रहे हैं आप तो वो सस्ती बिकेगी, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं होगा। अब बताइए, आप ही बताइए, आप खरीदार हैं, मंडी के अंदर आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा, वहाँ चीज़ महंगी मिलेगी, अब बाहर सस्ती मिलेगी आप, तो आप मंडी में क्यों जाएंगे? जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे हल्दीराम नमकीन बनाती है, उसे बेसन की खरीद चाहिए है, तो दाल खरीदनी है उसको, तो वो वहाँ क्यों खरीदेगा? बाहर से खरीदेगा। पार्ले जी को बिस्किट बनाना है या ब्रिटानिया को बिस्किट बनाना है, तो वो वहाँ मंडी में जाकर क्यों खरीदेगा? बाहर से ही खरीद लेगा। तो कहने का आशय ये है, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से मंडियों पर असर पड़ेगा, धीरे धीरे मंडी व्यवस्था खत्म होती चली जाएगी। अब जब ये मंडी व्यवस्था खत्म होती हुई चली जाएगी तो निश्चितः सरकारी खरीद नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जितने आड़तियाँ हैं उनका रोजगार चला जाएगा, वो बेघर हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर आप देखिए कि जो किसान भाई को एक सुगमता हो रही थी अपने सामान को बेचने में, प्रोडक्ट को बेचने में, वो उतनी सुगमता से उसको नहीं बेच पाएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी लोकल एरियाज में खरीदार ना मिल पाए उसको उतने बड़े स्तर पे। तीसरा यहाँ पे आप देखें कि विचारणीय प्रश्न ये है कि अगर मंडी सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, APMC ही ख़त्म हो जाएंगे, तो MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक दिया जा रहा था, वो भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ चला जाएगा। बस सीधी चिंता जो किसान भाइयों को है MSP को लेकर ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर ही है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे किसानों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुनिश्चितता रहती है, मन में संशय नहीं रहता कि चलिए हमारी फसल कम से कम MSP पर हम उसको बेच पाएंगे। तो ये एक सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर सुरक्षा का भाव आता है, सेफ्टी का भाव आता है, वो भाव कहीं ना कहीं यहाँ से ख़त्म ना हो जाए।
ये सबसे बड़ी किसानों की चिंता यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए, जितने आप देखते हैं कि पंजाब हरियाणा में क्या है कि 8.5% टैक्स लग रहा है, वहाँ पे 3% उसकी मार्केटिंग फीस हो जाती है, 3% में रूरल डेवलपमेंट कमेटी वो चार्ज लगता है, 2.5% के आसपास आढ़तियों का कमीशन रहता है। तो इसमें किसानों को भी सुविधा रहती है अपना सामान बेचने में, और जो आढ़तियाँ हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको भी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। एक सिस्टम चल रहा है, चैन चल रहा है। अब ये कानून आने से क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम प्रभावित होगा, तो इसका असर क्या होगा कि हेड चैन पे पड़ेगा। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, एपीएमसी मंडियों का ख़त्म होती चली जाएंगी, राज्यों की जो आय का स्रोत है ये, यानी कि मंडियों से जो राजस्व की प्राप्त होती है वो एक राज्यों की आय का स्रोत है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जो रॉ क्रॉप्स होती है, जैसे मान लीजिए टमाटर ही वो बेचने गया है, तो टमाटर स्टोर तो कर नहीं सकता लंबे समय तक, किसान भाई के पास स्टोर क्षमता तो होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सड़ जाएगा, उसे डर रहेगा। तो जब ये प्लेस ही नहीं होंगे, इस तरीके से मंडी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, तो वो टमाटर कहाँ बेचेगा जाके। अगर बाहर बेचता है तो कई दिनों में बिक पाएगा, या फिर बहुत सस्ता बिकेगा, लोग खरीदेंगे तो उसको वाजिब दाम उसका नहीं मिल पाएगा। फिर कंपनीज या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से क्या होगा कि जो है वो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाएंगे, क्योंकि वो चीज़ों को सस्ती दरों पर ख़रीदने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको इनडायरेक्टली जो है इसका नुकसान किसान भाइयों की ही होता नज़र आएगा। जब से नव उदारवाद, न्यू लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट अस्तित्व में आया, तो उसमें क्या है, लोग यानी कि फ्री मार्केट में विश्वास को बढ़ाते जाना, सरकारी हस्तक्षेप को कम करते जाना। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1960 में यूएसए, जो कि इस समय पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली समृद्ध देश माना जाता है, वहाँ उसने 1960 में ये सिस्टम अपनाया हुआ था। तो वहाँ सिस्टम ये पूरी तरीके से फेल्ड हुआ है। जितने आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, वहाँ ये सिस्टम फेल्ड हुआ है। तो जो सिस्टम इन समृद्ध देशों में, जो कि बहुत समृद्ध है, वहाँ फेल हो चुका है, तो उसको आखिरकार हमारी सरकार क्यों अपनाना चाहती है? क्यों आप किसानों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति की बू आ रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारें भी उद्योगपति जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके चंगुल में फंसती चली जा रही हैं। लग रहा है कि अब आने वाले समय में उद्योगपति ही सरकार को चलाएंगे, पीछे से गेम खेलेंगे और फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन पिसेगा कौन? एक आम आदमी और हमारा किसान भाई। अब देखिए, आंकड़ों पर ज़रा नज़र डालते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा कि किसानों की आय बेहद वहाँ पे कम होगी। यूएसए जैसे कंट्री में किसानों की आय बेहद कम हुई, जिसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही है, किसानों को सब्सिडीज़ दे रही है, तो उससे उनका जीवन यापन चल रहा है। अब जब इन देशों में ऐसी स्थिति में किसान बहुत सुसाइड कर रहे हैं, हमारे देश में तो एक अक्सर आम बात है, अक्सर सुनने में आता है कि किसान भाई ने सुसाइड कर लिया, आर्थिक तंगी से परेशान होकर, बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित होकर, फसल के नुकसान को सब कभी कभी नहीं सह पाता है, मानसून की अनिश्चितता की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो कई सारे ऐसे रीजन्स हमारे देश में तो एक आम बात है। लेकिन जो समृद्ध देश हैं वहाँ भी लोग, किसान भाई सुसाइड कर रहे हैं। तो जो सिस्टम वहाँ पूरी तरीके से फेल हो चुका है, उसको हम क्यों अपना रहे हैं भाई? क्या ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है इसकी। अगर आप लागू ही करना चाहते हैं वास्तव में इस तरीके से, तो इसमें बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप किसान के जीवन को सुरक्षित नहीं करेंगे, जब तक उसमें सुरक्षा का भाव पैदा नहीं हो पाएगा, तब तक हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा निर्भर है हमारे किसान भाइयों की गतिविधियों पर। यहाँ पर सरकार जो है बात कर रही है कि
वन मार्केट वन नेशन की बात कर रही है। अरे भाई, हमारे यहाँ के 86% किसान ऐसे हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में सामान को नहीं बेच पाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी फसल को दूसरे ज़िले में जाकर बेच कर आ पाएँ। तो बताइए, ऐसे में ये संकल्पना का क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगा? इसका फ़ायदा निश्चित है कि बड़े बड़े व्यापारी उठाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां उठाएंगी। तो स्थिति को समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली बढ़ेगी, उनकी एकाधिकारता बढ़ेगी, उसका सीधा सीधा फ़ायदा उनको पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर यही व्यवस्था रही तो ऐसा लगता है कि सरकारों की मंशा भी ये हो रही कि मार्केट को ओपन खुला छोड़ दिया जाए, अनरेगुलेटेड छोड़ दिया जाए, उद्योगपतियों के हवाले छोड़ दिया जाए, चलने दिया जाए। अरे भाई, सरकारी नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में सरकारें भी सीधे वो अपने हाथ में ले लें। तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों कर रहे हो भाई? इसलिए मार्केट को रेगुलेट करना, सरकारी नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसानों के चिंता आपको वास्तव में है तो एमएसपी को आप निश्चित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए इस तरीके से, चाहे किसान भाई मंडी के अंदर बेचे या मंडी के बाहर सामान बेचे, लेकिन जो एमएसपी निर्धारित है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित है, उससे कम पर अगर कोई भी व्यक्ति खरीदता है या कोई भी व्यापारी खरीदता है, कोई भी कंपनी खरीदती है, तो कड़े दंड का प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि जब तक लोगों में भय नहीं होगा तब तक यूं ही उनका शोषण होता रहेगा। तो बहुत बड़े मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है अभी इन लॉज में, उसके बाद ही इनको संशोधन के बाद लागू किया जाए और किसानों को विश्वास में लिया जाए, तभी इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमारे किसान भाइयों की जो मांगें हैं उन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, उनको मानना भी चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश की बैकबोन है। अगर किसी भी मनुष्य की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो समझ सकते हो आप क्या होता है, उसके शरीर पे क्या गुजरती है, आप समझ सकते हो कैसा वो असहाय हो जाता है। तो देखिए, जो उनकी मांगें हैं, क्या प्रमुख मांगें हैं? रोल बैक बिल को आप वापस लें, क्योंकि उनको विश्वास में लेकर ही आप कोई काम कीजिए ना। अभी उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। उनको अब किसान अच्छी तरह से समझ रहा है इस बात को कि कहीं ना कहीं इस बिल से मेरा नुकसान हो रहा है, इसलिए बिल को वापस लेने की मांग कर रहा है। दूसरा, प्रोटेक्ट मंडी मार्केट, जो यानी कि इस व्यवस्था से मंडी मार्केट की ख़त्म होने की जो आशंका जाहिर की जा रही है, ऐसा जाहिर हो रहा है इस तरीके से, तो वो कह रहा है कि इस व्यवस्था को बनाए रखा जाए, कहीं ना कहीं उसमें इसका हित है। फिर लोन क्लियरेंस, जो बहुत सारे किसान ऋणग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उसको जो लोन्स हैं उनके वो क्लियर किए जाएं। फिर न्यू लॉज टू रेगुलेट एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको रेगुलेट करने के लिए नया नियम लाया जाए। नया नियम यही लाया जाए, चाहे किसान मंडी के बाहर बेचे या बाहर बेचे या अंदर बेचे मंडी में, वो एमएसपी से कोई भी अगर कम पे खरीदता है तो वो जुर्म माना जाए। तो ऐसी व्यवस्था सरकार को इनकी मांगों को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और तदनुरूप ही, उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। जो किसान इस देश का अन्नदाता है, भाग्य विधाता है, मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लें और जो भी बिल आपने जो कानून का रूप दिया है उन पर ज़रा गंभीरता से विचार करें। कि आम आदमी के बारे में भी सोच लीजिएगा, क्योंकि आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं एक आम इंसान को। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को छलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक इंसानों को छलता रहेगा? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज्वलन टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर हाँ वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। स्नेह इजी कंसेप्ट में आपका हरदम स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज्वलन टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।